राधे राधे। जय श्री कृष्ण सेना। आज हम लेकर के आए हैं स्वर संधि का छठा भाग और सातवां। जैसा कि हमने बताया कि स्वर संधि मुख्य रूप से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाति संधि, उनके वीडियो में डाल चुका हूं। आज हम अन्य भेद भी होते हैं स्वर संधि के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि छठा भेद, स्वर संधि का छठा भेद होता है पूर्व रूप संधि और स्वर संधि का 7वां भेद होता है पर रूप संधि। ये दोनों कंफ्यूज में डालने वाली संधि है। तो मित्रों, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है ये पूर्व रूप संधि है। इसका नाम अच्छी तरह से देख लीजिए, पूर्व रूप संधि, और ये है पर रूप संधि। दोनों संधियों का उदाहरण भी अलग होते हैं, दोनों संधियों के नियम भी अलग हैं, जैसा कि दोनों संधियों के नाम भी अलग हैं। लेकिन कई दफे जब ऑप्शन में ये संधि के नाम आते हैं तो वहां पर हम कंफ्यूज में हो जाते हैं कि पर रूप संधि है या पूर्व रूप संधि है। तो वो कंफ्यूज आज हमें दूर करना है। देखिए, सबसे पहले छठा भेद पढ़ते हैं हम, पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि का जो सूत्र आता है वो क्या आता है? एंग पदान तादति। क्या आता है माय डियर? एंग पदान तादति। सबसे पहले जो संस्कृत में उच्चारण करना होता है, तो उच्चारण करने पर हमें ज्यादा बल लगाना चाहिए। तो सूत्र क्या है? एंग पदान तादति। एंग पदान तादति, ऐसे उच्चारण करना है। तो यहां पर एंग का मतलब क्या होता है? एंग का मतलब मैं बताता हूं कि जब एंगादि वर्ण से परे, तो ध्यान रखना सूत्र का मतलब क्या हुआ? जब एंग वर्ण से परे, एंग का मतलब होता है ए ओ वर्ण। एंग का मतलब क्या होता है? ए और ओ। जब एंग वर्ण से परे अत के रहने पर, अत के रहने पर पूर्व रूप एकादेश होता है, एकादेश होता है। पूर्व रूप का मतलब क्या होता है माय डियर? अवग्रह चिन्ह। ये चिन्ह होता है अवग्रह। तो ध्यान रखना, इधर एंगवण आ गए, ये एंगवण हो गया, और इधर क्या आ गया? प्लस में अत। तो यहां पर क्या हो जाएगा माय डियर? अवग्रह हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे एंगवण ए आ गया और ए के बाद में अतवण आ गया ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये अवग्रह हो जाएगा। ये देखना, अत के स्थान पर अवग्रह होता है। अर्थ का क्या होता है? अवग्रह होता है। जैसे एंगवण आ गया, जैसे ये मैंने बताया, तो इसका हम उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे उदाहरण आ गया इसका, नगरे धन अस्मि, ये आ गया। तो ये देखिए, यहां पर एंगवण ए आ गया और यहां पर अत क्या आ गया? ए आ गया। तो अत का क्या हो जाएगा माय डियर? ये अवग्रह हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा? नगरे अस्मि। तो इस तरह से ये हमारा पूर्व रूप संधि क्लियर होती है। तो ध्यान रखना, पूर्व रूप संधि वहां पर करनी है जब एंगवर्ण से परे अत के रहने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। तो आपको ये क्लियर रखना है, जब अवग्रह चिन्ह आता हो स्वर संधि का, स्वर संधि का पढ़ रहे हैं पर वे विसर्ग संधि नहीं पढ़ रहे, विसर्ग संधि में भी अवग्रह आता है। तो जब अवग्रह चिन्ह आता हो तो वहां पर हमें पूर्व रूप संधि करनी है। कौन सी संधि करनी है माय डियर? पूर्व रूप संधि करनी है। तो ये हो गया हमारा नगरे अस्मि। नेक्स्ट उदाहरण देखें, तो नेक्स्ट भी उदाहरण आ जाएगा, जैसे कृते धन, कृते धन अपि। तो यहां पर अवग्रह ए आ गया और यहां पर अत क्या आ गया? ए। और अत का क्या हो जाएगा माय डियर? ये अवग्रह हो गया। तो इस तरह से ये भी हमारा बन गया कृते अपि। क्या बन गया? कृते अपि। तो इस तरह से ये अवग्रह वाला हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का दूसरा सूत्र जो आता है अवग्रह, हम लिखें जैसे ओ अवग्रह आ गया, ओ अत, और इसका क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। जैसे हो गया रामो धन ए भवत। तो ये देखिए, ये यहां पर ओ आ गया, एंगवण आ गया। ये देखिए, एंगवण मैंने आपको बताया, एंगवण ए और ओ होता है। ए का उदाहरण यहां पर हमने देख लिया। ओ का उदाहरण देखते हैं। ओ का उदाहरण हम देखते हैं तो ओ का क्या हो जाएगा? रामोधन ए भवत, प्लस में क्या आ गया? अत,
अत का क्या हो गया, अवग्र हो गया। तो इस तरह से ये हमारा बन गया रामो एभवत्। ठीक है माय डियर। इस तरह से हम नेक्स्ट उदाहरण कर सकते हैं, जैसे ग्रामो अत्र। तो मैं आपको नेक्स्ट और भी उदाहरण लिखता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। बने रहिए, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही मजेदार वाली संधि लेकर के आया हूं मैं आज। पूर्व रूप और पररूप संधि दोनों का भेद देखना है हमें। नेक्स्ट उदाहरण में लेके आ, तो इस तरह से ही आपको बनाना है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण हो गया ग्रामोधन अत्र। तो ये क्या बन जाएगा माय डियर, ग्रामो अत्र बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सोधन अपि। तो ये क्या बन जाएगा, सो अपि बन जाएगा। ठीक है माय डियर, तो ये आपको कर लेना है। इसी तरह से दूसरा बन जाएगा को धन अपि। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, को अपी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम हरे धन अव। तो ये क्या हो जाएगा माय डियर, हरेव हो जाएगा। तो यहां पर इन उदाहरणों में कौन सी संधि होती है, पूर्व रूप संधि होती है। कौन सी संधि होती है माय डियर, पूर्व रूप संधि होती है। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे नगरे अस्मिन वाला ले लिया तो दूसरा उदाहरण बन गया लोके धन अस्मि। तो ये क्या बन जाएगा माय डियर, लोके अस्मि। ये हमारी पूर्व रूप संधि हो गई। अब ये आपको ध्यान रखना है, जब एंगवण हमारे आते हैं, ठीक है, इन उदाहरणों को आप उतार लीजिए। जब हमारे एंगवण आते हैं, ये हमारा एंगवण हो गया ए ओ, और इनके बाद में ए आता है, तो ऐसी स्थिति माय डियर ध्यान रखना अयादी संधि में आती है। अयादी संधि, अयादी संधि में भी एचओ वायव आता है, एचओ वायव। इस सूत्र के द्वारा वहां पर भी H1 आता है। H में क्या आता है, ए ओ आई औ। तो वहां पर भी ये आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्व रूप संधि वाला जो सूत्र है एंग पदांत तादती, ये अयादी संधि का क्या करता है, बाधक करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंग पदांत तादती वाला सूत्र है, ये अयादी संधि का बाधक है। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट चलते हैं, सातवां भेद स्वर संधि का सातवां भेद आता है पररूप संधि। पररूप संधि हमें देखना है। पररूप संधि का सूत्र क्या है माय डियर, एंगी पररूपम है। यहां पर क्या होता है एंगी पररूपम में, ए वर्णांत एंगी पररूपम वाला सूत्र लेते हैं। जिस तरह से पूर्व रूप संधि अयादी संधि का बाधक है, तो ये पररूप संधि जो है ए वर्णांत उपसर्ग परे, यहां पर उपसर्ग आएगा, उपसर्ग के परे एंग आदि धातु को, एंग आदि धातु को पररूप एकादेश होता है। पररूप एकादेश होता है, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे एवण उपसर्ग आ गया, एवण उपसर्ग, और एवण उपसर्ग के बाद में क्या आ गया, एंग आदि धातु आ गई। एंग आदि धातु, एंग आदि धातु का मतलब क्या हो गया, वही ए ओ। ऐसी कोई धातु आ जाती है जिनका शुरुआती अक्षर क्या हो, ए ओ हो, तो वहां पर पररूप एकादेश होता है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसका उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रे उपसर्ग आ गया, प्रे धन एजते, तो यहां पर क्या आ गया, उपसर्ग युक्त आ गया, ए उपसर्ग आ गया, तो ये ए हो गया, और इसके बाद में क्या आ गया, ए। अब ये ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति हमारी कहां आती है, गुण संधि में आती है। गुण संधि में ऐसी स्थिति आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगी पररूपों वाला जो सूत्र है, ये गुण संधि का बाधक सूत्र है। यहां पर भी क्या होता है कि ए वर्ण से परे ए
ओ री ऐसे वर्ण आते हो तो वहां पर वृद्धि संधि होती है माय डियर, सॉरी वृद्धि संधि का बाधक सूत्र है। तो एंगी पररूपों वाला जो सूत्र है ये वृद्धि संधि का बाधक सूत्र है, वृद्धि संधि का बाधक सूत्र आता है, ये ध्यान रखना। एंगी पररूपों वाला जो सूत्र है ये वृद्धि संधि का बाधक सूत्र है। अब ये स्थिति आ गई तो यहां पर पररूप एकादेश होता है, पररूप करना है तो यहां पर क्या हो बनेगा माय डियर, प्रेजते, ठीक है, क्योंकि ए वर्ण की यहां पर मात्रा लगेगी प्रेजते। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उपधन औषधि, तो ये देखिए ये क्या हो गया, उपोष्टि, तो ये हमारा पररूप संधि होती है, ध्यान रखना। पूर्व संधि एंग पदांत आदिति, पररूप संधि में आता है एंगी पररूपा। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एंग आदि धातु बाद में आती है, एंगी पररूपम में ये ध्यान रखना, एंगी पररूपम के बाद में ए वर्ण के बाद में एंग आता है, ये तो होता है पररूप संधि। और पूर्व संधि में क्या होता है ये आपको क्लियर रखना है, पूर्व संधि में पहले एंग आता है और बाद में ए आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, सारा कंफ्यूज आपका दूर हो जाएगा। पररूप संधि में ए वर्ण पहले आता है और एंग बाद में आता है, और पूर्व संधि में एंग पहले आता है और ए वर्ण बाद में आता है, तो ये कंफ्यूज आपको दूर कर लेना है। इस तरह से ये हमारा छठा भेद और सातवां भेद भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं पररूप संधि के वार्तिक सूत्र भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट सूत्र आता है, दूसरा सूत्र आता है इसका, दूसरा सूत्र में आता है सकंदवादीषु पररूप वाच्य, ये इसका पररूप संधि का दूसरा सूत्र आता है जो दीर्घ संधि का बाधक करता है। ये क्या करता है, सकंदवादी गण में सकंदवादीषु पठित शब्द टी के स्थान पर विकल्प से पररूप एकादेश होता है। यह सूत्र दीर्घ संधि का बाधक होता है, दीर्घ संधि का बाधक होता है। टी के स्थान पर ये जो टी संज्ञा होती है, तो टी के स्थान पर क्या होता है, पररूप एकादेश होता है, यानी कि कोई परिवर्तन होता है नहीं होता है। ये टी क्या होता है, इसका जो संज्ञा विधायक सूत्र आता है वो क्या है, अचो अंत्यादि टी। इसका मतलब क्या होता है कि अंतिम अचवर्ण की टी संज्ञा होती है, अंतिम अचवर्ण की क्या होती है, टी संज्ञा। जैसे उदाहरण हम लें, उदाहरण जैसे आ गया कुल धन अटा। अब देखिए यहां पर क्या आया, ए आया, और यहां पर क्या आया, ए आया। तो यहां पर अपन करेंगे तो ए का क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो ये शब्द अपन बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, कुलाटा। लेकिन ये क्या है, असिद्ध है, सिद्ध नहीं है। तो इस तरह से इस सूत्र को हम दीर्घ संधि का बाधक सूत्र मानते हैं। और ये सूत्र क्या कह रहा है कि टी के स्थान पर, तो ये लेवण जो आया, लेवण में क्या है, ए का क्या हुआ, टी हुआ, और टी के स्थान पर क्या होता है, पररूप एकादेश होता है। तो ये पररूप एकादेश क्या हुआ, होकर के बना हमारा कुलटा। क्या शब्द बना, कुलटा। इसी तरह से नेक्स्ट उदाहरण लेंगे, सक्धन अंधु। तो यहां पर भी इसकी टी संज्ञा हुई और टी का क्या हो गया, पररूप एकादेश हो गया। तो इस तरह से ये बन गया हमारा सकंदु। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट उदाहरण है कर्कधन अंधु। यहां पर भी टी संज्ञा हुई तो ये बन गया हमारा करकंदु। नेक्स्ट उदाहरण ले मनसधन ईसा। तो ये हो गया, यहां पर
इस सेवण की टी संज्ञा हो गई, तो ये हो गया हमारा मनीषा। नेक्स्ट उदाहरण ले, हल धनो ईसा, तो इसका क्या हो गया हलीसा। नेक्स्ट उदाहरण ले, पतत धन अंजलि, तो ये क्या हो गया, इसकी तेवण की टी संज्ञा हो गई पतंजलि, ये शब्द बन गया। तो इस तरह से ये हमारा जो सूत्र आता है सकंदवादी से पररूपवाच्यम, ये दूसरा सूत्र आता है। नेक्स्ट वार्तिक का सूत्र आता है, वो भी हम देखते हैं। वार्तिकम सूत्र जो आता है वो है हमारा सीमंत केसवे से। वार्तिकम, ये सारे सूत्र जो है पररूप संधि से जुड़े हुए हैं। सीमंतो केसवे से, ये वाला जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, केस विन्यास अर्थ में सीमन शब्द के बाद, सीमन शब्द के बाद अंत शब्द के रहने पर, अंत शब्द के रहने पर पररूप एकादेश होता है। ये ध्यान रखना, सीमन शब्द के बाद, सीमन शब्द के बाद जब अंत शब्द आए तो वहां पर पररूप एकादेश होता है। यदि दीर्घ संधि का बाधक करता है, जैसे आ गया यथा सीमन धन अंत, तो यहां पर क्या बन गया सीमंत। अब सर ये दीर्घ संधि का बाधक कैसे है, देखो यहां पर नई की टी संख्या हो गई, तो यहां पर शब्द क्या बचा सीम धन अंत। अब यदि अपन दीर्घ संधि का नियम लगाएं तो दीर्घ संधि का नियम से क्या बनेगा सीमांत। ये तो हो गया दीर्घ संधि, और ये हो गई माय डियर पररूप संधि। ये आपको क्लियर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वार्तिकम सूत्र जो आता है, नेक्स्ट वार्तिकम सूत्र है सूत्रम सारंग पशु पक्षिणम, सारंग पशु पक्षिणम। ये जो सूत्र आता है ये क्या कह रहा है कि पशु पक्षियों के अर्थ में, पशु पक्षियों के अर्थ में सार शब्द के बाद, सार शब्द के बाद अंग शब्द के होने पर, अंग शब्द के रहने पर पररूप एकादेश होता है। ये भी दीर्घ संधि का बाधक सूत्र है, जैसे आ गया हमारा सार धन अंग। ठीक है माय डियर। अब यहां पर अपन पररूप संधि करेंगे तब तो हो जाएगा हमारा सारम, और यदि दीर्घ संधि करेंगे सार धन अंग, यदि दीर्घ संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा साराम। तो ये तो क्या हो गया दीर्घ संधि, और ये क्या हो गया पररूप संधि। तो इस तरह से ये वार्तिक सूत्र भी दीर्घ संधि का बाधक है। नेक्स्ट वार्तिकम सूत्र आता है हमारा ओमांगोश। नेक्स्ट वार्तिकम सूत्र जो आता है ओमांगोश। देखिए जब संस्कृत में सूत्र ना हो तो वो संस्कृत किस काम की, तो यहां पर सूत्र है, सूत्रों को देख करके आपको घबराना नहीं है, आराम से मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीज आपके समझ में आ रही है। और यदि समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वीडियो दोबारा अपलोड करके डाल दूंगा। नेक्स्ट वार्तिकम सूत्र आता है हमारा वार्तिकम सूत्र ओमांगोश।
ये सूत्र क्या कह रहा है कि जब ए वर्ण के बाद में, जब ए वर्ण के बाद ओम या आंग के रहने पर विकल्प से पररूप एकादेश होता है। जब एंग वर्ण के बाद में, ए वर्ण के बाद में जब ओम या आंग शब्द आए तो वहां पर विकल्प से क्या होता है, पररूप एकादेश होता है। जैसे उदाहरण अपन लें, शिवाय धन ओ नमे, तो ये क्या हो गया माय डियर, यहां पर अपन पररूप एकादेश करेंगे तो ये क्या बन गया, शिवायो नमे, ये शब्द बनता है। नेक्स्ट उदाहरण इसी का है, शिव धनो एही, तो इसी तरह से ये भी बनेगा हमारा शिवेही। ठीक है, रीट के एग्जाम में तो सिंपल सा देता है कि जैसे शिवायो नमे, ये उदाहरण दे दिया और यहां पर संधि का नाम पूछ लिया, या फिर शिवायो नमे उदाहरण दे दिया और इसका संधि विच्छेद पूछ लिया, तो ये संधि विच्छेद करना है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में अपन चलते हैं तो वहां पर सूत्र भी पूछता है, तो वो सूत्र अपन को याद में रखना पड़ता है। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट वार्तिकम सूत्र आता है इसका, ओत्वोष्ठयो समासेवा। नेक्स्ट वार्तिकम सूत्र आता है इसका, वार्तिकम सूत्रम ओत्वोष्ठयो समासेवा। तो यहां पर क्या होता है माय डियर, ए वर्ण से परे ओतु या ओष्ठ के रहने पर, ए वर्ण से परे ओतु या ओष्ठ के रहने पर, ओष्ठ के रहने पर पररूप एकादेश होता है, पररूप एकादेश होता है। ओतु या ओष्ठ के रहने पर पररूप एकादेश होता है, तो ये बात भी आपको क्लियर रखनी है। जैसे उदाहरण में अपन लें, स्थूल धन ओतु, तो यहां पर समास के अर्थ में संधि होती है। यह सूत्र भी वृद्धि संधि का बाधक सूत्र आता है। तो यहां पर अपन करें तो पररूप संधि तो क्या होगी, स्थूलोतु, ये पररूप संधि होती है। और ये सूत्र क्या है, वृद्धि संधि का बाधक है। तो वृद्धि संधि में क्या होगा, स्थू, वृद्धि संधि में डबल मात्रा आ गई, स्थूलौतुम, तो ये यहां पर वृद्धि संधि हो गई। तो इसलिए ये सूत्र क्या है, वृद्धि संधि का बाधक सूत्र है। ओष्ठ शब्द आता हो तो ओष्ठ शब्द करना है, बिंब धन ओष्ठ। अब यहां पर अपन पररूप करेंगे तो पररूप से तो क्या बन जाएगा, बिंबोष्ट, ये तो हो गया पररूप, पररूप संधि हो गई। यदि अपन वृद्धि संधि करेंगे तो क्या होगा, बिंबोष्ट, ये क्या होगा माय डियर, वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बिंबोष्ट हो जाएगा, बिंबोष्ट, ये वृद्धि संधि हो गई। तो इस तरह से हमने स्वर संधि का छठा भेद और सातवां भेद पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं स्वर संधि का आठवां भेद, अवंगादेश संधि। अवंगादेश संधि, स्वर संधि का आठवां भेद जो आता है वो आता है अवंगा देश संधि, अवंगा देश संधि आता है। ठीक है माय डियर, एक मिनट में पानी पी लेता हूं।
इसका जो सूत्र आता है अवंग स्पोटाइनस, ये सूत्र आता है। ठीक है माइडियर, इस सूत्र का मतलब क्या होता है, पदार्थ एंगत गो शब्द को अवंग आदेश होता है, अवंग आदेश होता है। और ये जो अवंग शब्द है, अवंग का अव होता है, अवंग का क्या होता है, अव होकर हस्व का दीर्घ हो जाता है, हस्व का दीर्घ हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लें तो यहां पर ध्यान रखना, अवंग आदेश होता है और अवंग का क्या हो जाता है, अवंग का क्या शेष रहता है, अवशेष रहता है। और अव का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होगा तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, आव हो जाएगा। और ये सूत्र जो है एन पदान तादती यानी कि पूर्व रूप संधि का बाधक सूत्र होता है। इसका हम एग्जाम्पल लें तो वो क्या आ जाएगा, गोधन अग्रम, गोधन अग्रम आ जाएगा। तो यहां पर क्या निकलेगा माय डियर, गो अवंग आदेश हो जाएगा, अवंग धन अग्रम। ठीक है माय डियर, तो ये शब्द निकल करके आता है। तो यहां पर अवंग का क्या होगा, अव, तो ये गे धन अवधन अग्रम, ये शब्द निकल करके बनता है। अब का क्या हो जाता है माय डियर, दीर्घ आदेश हो जाता है। अब का क्या हो गया, दीर्घ आदेश हो गया। अब दीर्घ आदेश करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ इसमें जुड़ जाएगा, गावाग्रम हो जाएगा। दीर्घ आदेश हो जाएगा गवाग्रम। तो इस तरह से ये उदाहरण बनता है गोधन अग्रम। यहां पर अवंग आदेश हो गया, अवंग का क्या हो जाएगा, अव, और अव का क्या हो गया, दीर्घ आदेश हो जाएगा। इस तरह से ये शब्द हमारा बनता है। नेक्स्ट अगर हम पूर्व रूप संधि में चले तो पूर्व रूप संधि में क्या हो जाएगा, गोवाग्रम, ये पूर्व रूप संधि में हो जाएगा। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से आपको ये कंफ्यूज नहीं रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल लें इसका, गोधन अर्चनम, गोधन अर्चनम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, गे अवंग आदेश हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, अर्चनम। अब यहां पर अवंग का क्या हो जाएगा, अव, और ये आ गया अर्चना। ठीक है, तो इस तरह से गोवार्चनम शब्द बन जाता है, गोवार्चनम शब्द बन जाता है। ये अवंगादेश संधि है। इसी संधि का एक और सूत्र आता है इंद्रेचय। अवंगादेश संधि का दूसरा सूत्र आता है इंद्रेचय, वो भी आपको क्लियर कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है उसको, इंद्रेचय को। नेक्स्ट सूत्र आता है इसका इंद्रेचय। इसका मतलब क्या होता है, गो शब्द को अवंग आदेश होता है इंद्र परे। गो शब्द को अवंग आदेश होता है इंद्र परे। तो इस तरह से यहां पर अवंग आदेश करना है, जैसे गोधन इंद्र। तो यहां पर अवंग आदेश क्या होगा, इसका संधि होगा गे अवंग धन इंद्र। अब अवंग का क्या शेष बचेगा माय डियर, अव बचेगा, अवधन
इंद्र। तो यहां पर ये इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, गे वेंद्र। तो ये उदाहरण आता है। तो ये ध्यान रखना माय डियर, यहां पर आपको गुण संधि ने करके, गुण संधि ने करके इंद्रेचे सूत्र से अवंगादेश संधि करनी है, अवंगादेश संधि करनी है, पूर्व रूप संधि पर रूप संधि करनी है। ठीक है माय डियर। तो इस तरह से ये हमारा 8वां भेद भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट अंतिम भेद जो आता है इसका, पलुत प्रग्रा अचि नित्यम। स्वर संधि का अंतिम भेद आता है प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। ये स्वर संधि का अंतिम भेद आता है और इसका सूत्र जो होता है, सूत्रम पलुत्व प्रग्रा अचि नित्यम। ये स्वर संधि का अंतिम भेद आता है। एक मिनट, जो हम लेकर के आए हैं प्रकृति भाव संधि पलुत्व प्रग्रा अचि नित्यम, ठीक है माय डियर, कोई आया था। तो इस तरह से ये प्रकृति भाव संधि होती है जिसका सूत्र होता है पलुत्व प्रग्रा अचि नित्यम। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, प्रग्रा संज्ञा, पलुत्व की प्रग्रा संज्ञा होती है, तो प्रग्रा संज्ञा वाला विधायक सूत्र क्या है, पलुत्व प्रग्रा अचि नित्यम। ये वाला सूत्र आपको करना है, पलुत्व संज्ञक एवं प्रग्रा संज्ञक को, पलुत्व संज्ञक एवं प्रग्रा संज्ञक को अच परे रहते हुए, अच परे रहते हुए प्रकृति भाव आदेश होता है। प्रकृति भाव आदेश होता है। प्रकृति भाव का मतलब क्या होता है, वैसे का वैसा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है माय डियर, तो ध्यान रखना। प्रग्रह संज्ञा, प्रग्रह संज्ञा किसका सूत्र है, ये प्रकृति भाव संधि का सूत्र है, ये आप क्लियर कर लेना। प्रग्रह संज्ञा पलुत्व संज्ञक, पलुत्व संज्ञक एवं प्रग्रह संज्ञा को अच परे रहते हुए प्रकृति भाव आदेश होता है। और प्रकृति भाव का मतलब होता है वैसे का वैसा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है माय डियर, जैसे आ गया आगच्छ कृष्ण, इसका दूसरा सूत्र जो आता है वो क्या आता है माय डियर,